नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम आर्थिक भूगोल को डिस्कस कर रहे हैं। और आर्थिक भूगोल में आज ये हमारी जो क्लास होने वाली है वो 03 नंबर की क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है। अब तक इसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी कड़ी में आज हम वापस से जुड़े हैं और आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे प्रश्न जो है आर्थिक जो भूगोल है उससे जुड़े हुए हैं। और इन प्रश्नों की बात करूं तो ये गत वर्ष यानी PYQ हैं और टॉप MCQs हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र देखा होगा, या फिर आपने UGC नेट अभी देना है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से क्या रहने वाला है, उपयोगी रहने वाला है। तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। क्वेश्चन संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपान की संकल्पना प्रस्तुत की थी? कौन से ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने आइसोडोपान जो शब्द है इसकी शुरुआत की थी और इसका अर्थ क्या होता है? E हूबर के द्वारा, A लॉस के द्वारा, T प्लेंडर के द्वारा और A वेबर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड जो वेबर थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, आइसोडोपेन शब्द का। इसका मतलब है समान परिवहन लागत, समान परिवहन लागत वाले दो बिंदु होते हैं और इनको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? आइसोडोपेन कहलाती है। अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन भूगोलवेता हैं और इनकी एक अवधारणा और एक इनकी पुस्तक जो बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इनका जो अवधारणा रहा है औद्योगिकी अवस्थिति सिद्धांत, औद्योगिकी अवस्थिति सिद्धांत इनका महत्वपूर्ण रहा है, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला। और इनकी पुस्तक का नाम है दी थ्योरी ऑफ लोकेशन, द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इनकी पुस्तक रही है। औद्योगिक अवस्थिति इनका महत्वपूर्ण जो है अवधारणा रहा है। ये जर्मन भूगोलवेता थे। समान परिवहन लागत बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टलर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? प्रशासनिक सिद्धांत, बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत और दहलीज सिद्धांत। यहाँ पर जो चित्र है वो आया नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये इस प्रकार का एक क्या है चित्र है जिसमें इन्होंने ऐसे कुछ डॉट्स बनाए हैं और इन डॉट्स का ये वाली लाइन नहीं हुई, इन डॉट्स का जो चित्र है वो किससे संबंधित है? प्रशासनिक से, बाजार से, परिवहन से या दहलीज से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक। और प्रशासनिक कौन से नंबर पे आता है? K7 पर आता है। प्रशासनिक किस पे आता है? K3 पे क्या आता है? बाजार आता है। परिवहन किस पे आता है? K4 पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, K4 पे परिवहन, K3 पे बाजार सिद्धांत और K7 पे क्या आता है? प्रशासनिक सिद्धांत। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रशासनिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच के अंतर की व्याख्या करता है? यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल जो है उसकी सही क्या करता है? बीच की व्याख्या करता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल की दूरी पर विचार नहीं करता, जबकि स्थितिज जो होता है वो मॉडल उस पर विचार करता है। एक स्टेटमेंट ये है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानों के आकार का प्रावधान नहीं करता, जबकि स्थितिज मॉडल स्थानों के आकार पर क्या करता है? विचार करता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार केवल दो स्थानों के बीच से संबंधित है, जबकि स्थितिज मॉडल जो होता है अनेक स्थानों के बीच में अंतःक्रिया आधारित है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल दोनों क्या हैं? एक समान है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण मॉडल में तो क्या होता है और स्थितिज मॉडल में क्या होता है। इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, दो बिंदु होते हैं और दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ये तो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण मॉडल। जबकि स्थिज मॉडल जो होता है, इस मॉडल में कुछ एक मेन पॉइंट होता है, वहाँ से अलग अलग स्थानों को या विभिन्न स्थानों को जाने वाली जो रेखाएं होती हैं, तो ये वाला जो सी है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार में केवल दो स्थानों से संबंधित होता है, जबकि स्थिज मॉडल जो होता है वो अनेक स्थानों के बीच में क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। तो यानी कि इधर से भी अंतः क्रिया कर रहा है, इधर से भी अंतः क्रिया कर रहा है और इधर से भी क्या कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है। तो ये तो कौन सा मॉडल है, स्थिज मॉडल है। और ये कौन सा मॉडल आपके, ये आपके है गुरुत्वाकर्षण मॉडल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन संख्या 4 है, क्वेश्चन संख्या 4, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह डैश डैश के द्वारा बताया गया था। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल जो है ये किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था, वान थूनेन के द्वारा, वीवर के द्वारा, वेबर के द्वारा और पेंक के द्वारा। ये मॉडल जो है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है। तो कृषि के उपयोग के लिए वान थूनेन ने, आपने सुना होगा, वान थूनेन ने 6 प्रकार का जो पेटी सिद्धांत दिया था, ये उसी से जुड़ा हुआ है। और इस 6 पेटी में इन्होंने क्या क्या बताया था, प्रथम पेटी, द्वितीय पेटी, तृतीय पेटी, ऐसे इन्होंने टोटल कितनी पेटियां बताई थी, 6 पेटियां बताई थी। पहली पेटी में इन्होंने किसके बारे में बताया था, पहली पेटी में इन्होंने बागवानी या साग सब्जी के बारे में बताया है, जो जल्दी खराब होने वाली फसलें होती हैं, बागवानी या साग सब्जी के बारे में। दूसरी में इन्होंने लकड़ी की व्यवस्था की है, क्योंकि उस समय की जो स्थितियाँ थी वो ईंधन पर आधारित थी, तो दूसरी जगह पर इन्होंने। तीसरे पे इन्होंने प्रतिभूमि की बात की है, प्रति रहित भूमि जो होगी, जिसमें गहन क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी, गहन कृषि से जुड़ा हुआ होगा ये वाला। इसके बाद में फसल प्रतिभूमि ये वाली होगी। और ये होगी आपके 3 खेत प्रणाली, जिसमें चारागाह भी होगा, कुछ भूमि छोड़ी भी जाएगी और कुछ भूमि पे फसल भी उगाई जाएगी। 3 खेत सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना। और लास्ट में होता है आपके पशु चारण। तो ये वान थूनेन की जो 6 पेटी सिद्धांत है ये उससे जुड़ा हुआ है। तो वान थूनेन जो थे इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन है फिशर का, शावर का, जिमरमैन का और स्मिथ का। मैंने ये प्रश्न आपको 2 से 3 बार पहले बताया है। ये प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में भी आया हुआ है 1-2 बार, यूजीसी नेट में बार बार पूछता है। तो जिमरमैन जो है आर्थिक भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने 4 प्रकार के जो संसाधन पहले बताया, तो मैंने आपको अगली क्लास में, इससे पिछले वाली क्लास में बताया था। एक तो इन्होंने बताया था सर्वसुलभ संसाधन, एक इन्होंने बताया था सामान्य सर्वसुलभ संसाधन, इसके अलावा इन्होंने बताया था विरल संसाधन और एक बताया था इन्होंने एकल संसाधन। एकल संसाधन में मैंने आपको बताया था क्रायोलाइट। विरल संसाधन जो अलग अलग थलग पड़े होते हैं और सामान्य जो आसानी से मिल जाते हैं, सर्वसुलभ जो हवा पानी की तरह होते हैं जो आसानी से में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जिमरमैन ने 4 प्रकार के संसाधनों का क्या किया, जिक्र भी किया है। अगला है क्वेश्चन संख्या 6, किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है, फसलों की उपज का, उर्वरक उपभोग का, कृषिगत श्रमिक का और बीजों की किस्म का। किसी प्रदेश की कृषि दक्षता जो मापन होता है, एफिशिएंसी जो होती है, इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो किसका होता है, फसलों की उपज का होता है, यानी ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। किसी भी प्रदेश में कृषि मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या होगा, फसलों की उपज के लिए ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 का ए। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा एक संघात्मक राज्य है। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। कोलंबिया, फ्रांस, ब्राज़ील और पाकिस्तान। संघात्मक का मतलब होता है, संघ होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सरकार चलाने का एक संयोग होता है, जिसमें भारत की तरफ भी अपन कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक कंट्री है, लेकिन भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह का देश है कौन सा,
ब्राज़ील। ब्राज़ील में संघात्मक राज्य की क्या है व्यवस्था की गई है, ठीक है, जहां केंद्र और राज्य आपस में क्या करते हैं, मिलकर के सरकार चलाते हैं, जिनके कुछ अपने अपने नैतिक अधिकार भी होते हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि ऐसे देश जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, संघात्मक स्टेट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, यह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदेश, कार्यिक प्रदेश, सामान्य प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश। जिन प्रदेशों में सांस्कृतिक लक्षणों की समानता होती है वो सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो जहाँ पर सांस्कृतिक लक्षणों की समानता दिखाई देती है उसे हम भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। सांस्कृतिक से तात्पर्य वह प्रदेश होता है जहाँ पर किसी स्थान के, जैसे मान लीजिएगा भौगोलिक प्रदेशों की अगर बात करें, कोई स्थान है जहाँ पर पठार, भारत का कोई पठार और यूएसए का कोई पठार है, तो ये इसके क्या हैं, भौगोलिक लक्षण हैं। अब इन्हीं भौगोलिक लक्षणों में किसी प्रकार की कोई संस्कृति का या किसी सभ्यता का जन्म हुआ है और दोनों में सिमिलरिटी है रहन सहन की और किसी भी प्रकार से, तो ये किससे जुड़ा होता है, भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर क्या चयन कीजिएगा। एक तरफ है कृषि क्षेत्र नियोजन, ऊर्जा आपूर्ति नियोजन, ग्रामीण विकास नियोजन और आर्थिक नियोजन। इसमें है प्रायोजनवादी नियोजन, खंडीय नियोजन, व्यापक नियोजन और स्थानीय नियोजन। हालांकि बहुत प्रश्न आसान है, एक बार जैसा कि हम बात करें, कृषि एक कैसा नियोजन है, तो कृषि एक खंडीय नियोजन है। कृषि कैसा, एक खंडीय नियोजन है। ऊर्जा आपूर्ति एक व्यापक स्तर पर होती है। ग्रामीण जो होता है वो स्थानीय स्तर पर होता है। और आर्थिक नियोजन जो होता है वो कैसा है, प्रायोजनवादी होता है। तो पहले का 2, 3, 4, आपको सबसे पहले 2, 3, 4 और 1 ढूंढना है। तो इसका मतलब बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी का मतलब हो जाएगा कृषि नियोजन के लिए खंडीय नियोजन का ध्यान रखेंगे, ऊर्जा आपूर्ति के लिए व्यापक नियोजन का ध्यान रखेंगे और ग्रामीण विकास नियोजन के लिए स्थानीय नियोजन का ध्यान रखेंगे और आर्थिक नियोजन के लिए प्रायोजनवादी नियोजन का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 है, औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है। अल्फ्रेड राइट के द्वारा, डी थॉम्सन के द्वारा, स्टेन द गियर के द्वारा, सी एफ जोन्स के द्वारा। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है। बहुतात्विक, मैंने आपको 2-3 बार पहले भी ऐसे शब्दों की चर्चा की थी कि ये सिद्धांत बहुतात्विक वाला किसके द्वारा अपनाया गया है, तो डी थॉम्सन जो हैं इनके द्वारा औद्योगिकरण में बहुतात्विक सिद्धांत को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक अपनाया गया था डी थॉम्स के द्वारा। किसके द्वारा, डी थॉम्स के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 11 है, निम्नलिखित सूची के साथ में दूसरी सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। एक तरफ विद्वान है और एक तरफ क्या है, सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न हर बार आपको देखने को मिलता है। यूजीसी नेट हो, किसी भी स्टेट का ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, तो यहाँ से आसानी से एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो ये सिद्धांत और ये विद्वान जो हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। वेबर ने दिया था न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। वेबर का है न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत है। वेबर का उत्पादन नहीं हो, यातायात वाला होगा, न्यूनतम ये वाला होगा वेबर का भाई। न्यूनतम यातायात लागत सिद्धांत तो किसका है, वेबर का है। होटलिंग का जो है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत किसका है, होटलिंग का है। स्मिथ का है अधिकतम लाभ का सिद्धांत, किसका है, अधिकतम लाभ का सिद्धांत जो है स्मिथ का है। और हुवर का है न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत किसका है, हुवर का है। तो वापस देखिएगा, वेबर का है न्यूनतम यातायात, क्योंकि यातायात की बात कौन करता है, आइसोडोपेन की बात कौन करता है, अल्फ्रेड वेबर करता है। होटलिंग बाजार प्रतिस्पर्धा की बात करता है। स्मिथ अधिकतम लाभ की बात करता है और हुवर जो है वो किसकी बात करता है, न्यूनतम उत्पादन सिद्धांत की बात करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4,
2 3 4 और ये हो गया 1। तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन संख्या 12 है, औद्योगिक विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदों को उनकी व्यवस्था के साथ सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ पद हैं और एक तरफ क्या है, उनके सामने उनके विवरण से संबंधित कुछ इकाइयां या यूनिट्स दी गई हैं। सामग्री सूचकांक श्रम लागत को उसके साथ अनुपात में उत्पाद की इकाई के स्थान पर, ये इधर से आ गया भाई, यहाँ से प्रति इकाई उत्पादन की इकाई के साथ स्थानिक पर है। आइसोडापन जो है औद्योगिक समूहन के कारण उत्पादन की श्रेष्ठता है। श्रम गुणांक स्थानिक सामग्री का भार, उत्पादन का भार। समूहन है प्रति टन समान ढुलाई लागत की रेखाएं। तो इसमें से अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो मिल रहे हैं। तो आइसोडेपेन आप लोगों ने शब्द बहुत बार सुना है, तो इसका यहाँ पे मिल रहा है कि कोई प्रति टन समान ढुलाई लागत की रेखाएं, क्योंकि यही इससे बैठेगा, क्योंकि परिवहन लागत के दो बिंदुओं को आपस में क्या कर रहा है, ये मिला रहा है। तो सबसे पहले बी का 4 देखो, बी का 4 का मतलब हो गया ये रहा बी का 4। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये आप लोगों को इसको मिला सकते हो। तो कई बार ऐसे ऑप्शन जो एक पर आधारित होते हैं, तो ये प्रश्न कभी आसानी से भी क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब आप मिला सकते हो, एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का 3 हो गया है, और 2 का 4 हो गया है, 3 का ये वाला होगा भाई स्थानिक, इसकी क्रम संख्या चेंज हो गई, ठीक है। और समूहन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मिला लोगे, 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संकल्पना सिद्धांत और एक तरफ क्या है, विद्वान है। एक तरफ संकल्पना है और एक तरफ क्या है, विद्वान है। केंद्र स्थल सिद्धांत है क्रिस्टालर का। औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत है, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछ रहे, ध्यान रखना। औद्योगिक सिद्धांत है वेबर का। कृषि अवस्थापना सिद्धांत है वान थ्यूनन का। खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम है बीजे बेरी का। तो इसमें से आपको सही सुमेलित नहीं है उसको क्या करना है, छांटना है, ठीक है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको क्या करना है, आपको छांटना पड़ेगा। तो केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का है, औद्योगिक वेबर का है, कृषि अवस्थापना सिद्धांत वान थुनेन का है, लेकिन खुदरा आकर्षण का सिद्धांत जो है बेरी का नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, तो आपका इसका डी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट। बाकी तीनों के तीनों इसमें क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत सिद्धांत का समर्थन था। ए लॉस, ई एम हुवर, ग्रीनहट, ए लोरिया। कौन से भूगोलवेता हैं जो उद्योगों में स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये सारे के सारे प्रश्न अभी जस्ट मैंने आपको बताए थे, क्योंकि यही प्रश्न थे जिसमें न्यूनतम लागत सिद्धांत की बात कौन सा भूगोलवेता कर रहा था। चलो भाई बताओ कौन सा भूगोलवेता कर रहा था। ई एम हुवर जो है ये न्यूनतम लागत सिद्धांत की क्या करता है, बात करता है। इन्होंने 1948 में ये सिद्धांत जो है बुक के साथ में प्रेजेंट किया था, और इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, जिसमें इनकी जो पुस्तक थी लोकेशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, कौन सी थी, लोकेशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज 1948 में ई एम हुबर के द्वारा दी गई थी, और ये प्रसिद्ध यूएस यानी कि अमेरिकन भूगोलवेता थी। कहाँ के थे, अमेरिकन भूगोलवेता थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। न्यूनतम परिवहन लागत की यहाँ पे बात कौन कर रहा है, अब ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूनतम परिवहन लागत की बात अभी हमने पढ़ा था, न्यूनतम लागत की बात, अब यहाँ पे आया है न्यूनतम परिवहन लागत की बात। तो न्यूनतम परिवहन लागत, परिवहन जहाँ पर भी आ जाता है तो
के फोर वाला, और के फोर वाला कौन है? अल्फ्रेड वेबर है। तो यहाँ पे न्यूनतम परिवहन लागत आइसोडोपेन जो शब्दों की इन्होंने बात की, किस भूगोलवेत्ता के द्वारा की गई है? अल्फ्रेड वेबर के द्वारा की गई है। क्वेश्चन संख्या 16 है, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया था? वापस देखिएगा, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण में की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया था? R1 और R2 दोनों सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। R1 नियत हो परंतु R2 प्रत्येक जगह पाया जाना हो, दोनों शुद्ध हों। R और R2 दोनों नियत और शुद्ध हों। R1 और R2 दोनों नियत और घटता हो। इसमें ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण में एक शर्त रखी थी जिसमें इन्होंने R1 और R2 दोनों नियत रूप से घटता हो, ये कंडीशन इन्होंने दी थी। और ये किससे जुड़ा होता है? ये दोनों जब आपस में कच्चा माल हो तो ये प्रक्रिया इनकी सटीक बैठती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए लॉस, अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर और E.M. रोस्टन के द्वारा। ये सिद्धांत जो है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? न्यूनतम लागत स्थापना, जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा है कि न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेबर का है। न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत जो है वो किसका है? अल्फ्रेड वेबर का है। ठीक है, बी। क्वेश्चन संख्या 18 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन करेंगे। वान थुनन है, रोस्टोव है, डलगस नॉर्थ है और SS भाटिया है। तो SS भाटिया भारत में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इन्होंने किससे अपना सिद्धांत या अवधारणा दी थी? आर्थिक वृद्धि तो नहीं दी थी, समदेशिक भी नहीं दिया था, शस्य विविधता इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा। निर्यात आधारित मॉडल ये नहीं था। तो डी का 3 ढूंढना है आपको। डी का 3 का मतलब ये ही हो जाएगा। आसानी से हमें इसका उत्तर मिल गया है, क्योंकि डी का 3 का मतलब ये है। बाकी अब ढूंढ लेंगे। वान थुनेन बात करता है समदेशिक की, रोस्टो बात करता है आर्थिक वृद्धि की और डलगस नॉर्थ बात करता है निर्यात आधार वृद्धि की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वापस देखते हैं, वान थुनेन जो बात करता है वो समदेशिक की बात करता है, रोस्टो बात करता है आर्थिक वृद्धि मॉडल की बात करता है, डलगस नॉर्थ निर्यात आधार मॉडल की बात करता है और SS भाटिया जो है शस्य विविधता की बात करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वान थुनेन, अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर और ए लॉस के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा है। अल्फ्रेड वेबर ने लोकेशन, इंडस्ट्री लोकेशन जो थी वो सिद्धांत दिया है और इसी में इन्होंने जो है ये रखा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 है, स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत की अवधारणा। वापस वही क्वेश्चन है। वाल्टर आइजार्ड, M.K. बैडमैन, D.M. स्मिथ और अल्फ्रेड वेबर, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो अल्फ्रेड वेबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिक त्रिकोण में न्यूनतम परिवहन लागत की अगर कोई बात करता है तो वो कौन होगा? अल्फ्रेड वेबर होगा, जो इसकी क्या करता है? चर्चा करता है। ये अगर अल्फ्रेड वेबर की यहाँ पे बात करें तो मूल रूप से वेबर की एक पुस्तक जो आई जर्मन लैंग्वेज में, अबर डेन स्टांडोल्ट, जर्मन लैंग्वेज है, डेन इंडस्ट्रियन। इस पुस्तक का बाद में अंग्रेजी रूपांतरण होता है और अंग्रेजी रूपांतरण हुआ 1929 में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थ्योरी ऑफ लोकेशन इंडस्ट्रीज 1929 में आई थी। और ये वाली जो पुस्तक थी सबसे पहले 1909 में जो है किस भाषा में आई थी? जर्मन भाषा में आई थी। 21 है,
ए वेबर के अनुसार उद्योगों का अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित होता है परिणाम संबंधी अर्थमिति पर, सरकारी नीति से, परिवहन मूल्य से और श्रम मूल्य से। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योगों का अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित होता है। ये किस पर निर्धारित होता है? ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेबर का जो ये सिद्धांत है ये किस पर निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवहन मूल्य से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये परिवहन मूल्य से क्या होता है? संबंधित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका परिवहन मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था? वेबर, डेविस, ऑगस्ट लॉस्ट और हूवर के द्वारा। तो आइसोडोपेन शब्द का समान परिवहन लागत बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोडोपेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेबर के द्वारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 है, निम्न में से किस युग में पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई? नवपाषाण युग में, अंधकार युग में, पुरापाषाण युग में और मध्य पाषाण युग में। ये एक हिस्ट्री का प्रश्न है, परंतु ज्योग्राफी में इसमें भी जुड़ा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी और भूगोल ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि एक हेरोडोट्स ने भी कहा है इस परिभाषा को लेकर के, और एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न भी आता है कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करना चाहिए और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये कोटेशन जो है ये हेरोडोट्स की है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आपस में क्या बताया? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बताया है। तो नवपाषाण काल जो था इसमें मानव ने कृषि करना और पशुओं को पालना जो है प्रारंभ किया था, वो नवपाषाण काल लगभग आज से 10,000 साल पहले। और नवपाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के अवशेष भारत में और पाकिस्तान में इसके अवशेष मिले भी हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 24 है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसको एक बार ढंग से देखते हैं। एक सूत्र के रूप में प्रश्न पूछा है। सूत्र पी आई बराबर वाई बटा वाई एन भाग टी बटा टी एन, जहाँ पी आई का अर्थ होता है कृषि उत्पादकता सूचकांक, पी आई का मतलब होता है कृषि उत्पादक सूचकांक, वाई का मतलब होता है इकाई क्षेत्र में चयनित फसलों का कुल उत्पादन, वाई का अर्थ होता है इकाई क्षेत्र में चयनित फसलों का कुल उत्पादन, वाई एन का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं चयनित फसलों का कुल उत्पादन, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं चयनित फसलों का उत्पादन, टी का मतलब होता है इकाई क्षेत्रों में वह कुल क्षेत्र जहां संबंधित फसलें उगाई गई हों, टी एन का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर कुल भूमि क्षेत्र जहां संबंधित फसलें उगाई गई हों। निम्नलिखित में से किसने कृषि उत्पादन स्तर के मापन के सूत्र का प्रयोग किया था? ये जो सूत्र है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है? भाटिया के द्वारा, एनएडी के द्वारा, बीवर के द्वारा और सफ़ी के द्वारा। ये दो तो भारतीय हैं, बीवर ये दो विदेशी भूगोलवेत्ता हैं। तो इसमें एनएडी जो हैं उन्होंने इस सूत्र का क्या किया था? प्रयोग किया था। हालांकि बहुत लेंथी प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कहाँ पर आया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है 2018 में यूजीसी नेट में आया था। ये प्रश्न 2018 यूजीसी नेट का प्रश्न है। तो हमें ऐसे प्रश्नों के बारे में भी बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 25 है, डी विट्सली ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? देखिएगा ये प्रश्न बहुत आसान है, 11, 12, 13 और 10। विट्सली ने 5 प्रकार के आधार बना करके 5 तो इन्होंने आधार बनाए थे और उस आधार पर संपूर्ण कृषि व्यवस्था को, विश्व की कृषि व्यवस्था को उन्होंने 13 भागों में बांटा था, जिसका यहाँ पर हम जिक्र भी कर सकते हैं कि इनके जो 13 प्रकार कौन कौन से थे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इन्होंने चलवासी पशुचारण के बारे में जिक्र किया। दूसरा इन्होंने व्यापारिक पशुपालन पे प्रदेशों के जिक्र किया। तीसरा इन्होंने स्थानांतरण कृषि का जिक्र किया। चौथा इन्होंने प्रारंभिक स्थायी कृषि के बारे में जिक्र किया।
इसके बाद में इन्होंने नंबर 5 पे चावल विहीन कृषि प्रदेश का जिक्र किया। इसके बाद में इन्होंने चावल प्रधान कृषि का इन्होंने जिक्र किया। इसके बाद में इन्होंने व्यापारिक कृषि का जिक्र किया नंबर 7 पे, एग्जाम में ये भी पूछता है। 8 पे इन्होंने जिक्र किया व्यापारिक बागाती कृषि का, व्यापारिक बागाती कृषि का जिक्र किया। नंबर 9 पे इन्होंने भूमध्य सागरीय कृषि का जिक्र किया। नंबर 10 की अगर यहाँ पे बात करें व्यापारिक अन्न उत्पादन की यहाँ पे बात की है, व्यापारिक अन्न उत्पादन की यहाँ पे बात की है। नंबर 11 पे व्यापारिक फसल, नंबर 12 पे व्यापारिक दुग्ध उत्पादन, और नंबर 13 पे इन्होंने जिक्र किया है बागवानी कृषि प्रदेश की। ठीक है, और इन्होंने कितने आधार बनाए थे, इन्होंने टोटल जो है कितने आधार बनाए थे, इन्होंने टोटल आधार जो बनाए थे वो कितने बनाए थे, इन्होंने टोटल आधार जो है वो 5 बनाए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। मिलेंगे इसी प्रकार से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।